हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हीमेटोलॉजिकल डिसीज में उसके दूसरे डिसीज के बारे में। वो जो दूसरी डिसीज है उसका नाम है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और कोष्टक में लिखा है विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड। अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे हीमेटोलॉजिकल डिसीज में जो टॉपिक दी गई हैं इसके अंतर्गत पहले ही लिखा है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, यानी कि ये जो पैथोफिजियोलॉजी वर्ड लिखा है इसके अंतर्गत जो भी डिसीज आती हैं उन सभी डिसीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करना है। तो इसीलिए हमने जो है कंप्लीट रूप से इस टॉपिक को लिखा है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को जानते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी वर्ड क्या बताता है? ये वर्ड बताता है कि जो रोग है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है या उसकी प्रक्रिया जो है कैसे स्टार्ट हो रही है। किसकी? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की। और ये जो मेगैलोब्लास्टिक वर्ड है ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होता है जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, उसकी साइज जो है वो बड़ी हो गई है। और एनीमिया वर्ड बताता है खून की कमी। कहने का मतलब है कि लार्ज आरबीसी के कारण हमारे बॉडी में जो है एनीमिया हो गई है या हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है। तो ये कोष्टक में क्यों लिखा है विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड को? ये बताते हैं कि इन्हीं विटामिनों के कारण जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। उससे पहले एक जानकारी दे दें, जब भी हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसके डिसीज के बारे में पढ़ना हमको है सबसे पहले, उसके टाइप के बारे में अगर दिया है तब, नहीं दिया है तो नहीं पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे उसके जो है इटियोलॉजी के बारे में, फिर लास्ट में बात करेंगे उसके जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है एक कंडीशन इन विच, ये कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बोन मैरो, जो हमारी बोन मैरो होती है, ये बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हमारे बॉडी की जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके बीच एक खाली स्थान होता है या पाया जाता है। उसी खाली स्थान को हम कहते हैं बोन मैरो। और यहीं पर आरबीसी या कह सकते हैं कि जो ब्लड सेल होती हैं उनका निर्माण होता है। तो देखेंगे ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें बोन मैरो फॉर्म मतलब बनाता है, लार्ज मतलब बड़ी, स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से, एबनॉर्मल अनियमित, एंड इमेच्योर आरबीसी यानी कि अपरिपक्व आरबीसी। ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें बोन मैरो जो होता है आरबीसी बनाता है। कैसा आरबीसी बनाता है? जो लार्ज होगी, जो संरचनात्मक रूप से लार्ज होगी यानी कि बड़ी होगी, अनियमित होगी और अपरिपक्व होगी। इस टर्म, इसी शब्द को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसी शब्द को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें और थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर, ये कह रहा है कि जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है अकर्स पाया जाता है मेनली ड्यू टू, ये कह रहा है मुख्य रूप से किसके कारण जो है ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पाया जाता है? डिफिशिएंसी ऑफ कोबालामिन एंड फोलिक एसिड। ये कह रहा है कि किसके कारण पाया जाता है? कि जब कमी हो जाती है कोबालामिन यानी विटामिन बी 12 की और फोलिक एसिड जिसको हम कहते हैं विटामिन बी 9, तो क्या होता है विच आर इसेंशियल, ये कह रहा है जो इसेंशियल आवश्यक होती हैं फॉर, के लिए, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये कह रहा है कि जो आवश्यक होती हैं आरबीसी के निर्माण के लिए। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है आरबीसी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी टिश्यू। ये कह रहा है कि जो आरबीसी होती है वो बॉडी के टिश्यू को यानी कि बॉडी टिश्यू को यानी कि पूरे बॉडी के टिश्यू को जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो आरबीसी होती है पूरे बॉडी के टिश्यू को जो है
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये तो बात हो गई जो है थ्योरेटिकल रूप से कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, और अब हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। ये होती है हमारी जो है हड्डी, और इस हड्डी में पाए जाते हैं हमारे बोन मैरो, यानी खाली जो स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। जब यहीं पर विटामिन बी 12 आते हैं और बी 9, तो जो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, यानी कि वो जो आरबीसी का जो निर्माण होगा वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होगा। और जैसे ही विटामिन बी 12 और 9 की कमी हो जाएगी, तो जो आरबीसी बनेगी वो लार्ज आरबीसी होगी, यानी बड़ी होगी रेड ब्लड सेल। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। देखेंगे इटियोलॉजी में क्या बात होती है। स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, ये कह रहा है कि हम लोग जो है ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो देखेंगे कौन से फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी, यानी कि जब विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तब ये डिसीज का जो है कारण बनते हैं। कैसे देखेंगे, ये कहाँ पाए जाती हैं, मीट में, फिश में, एग में एंड मिल्क आर डायटरी सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, यानी कह रहा है कि जो भोजन के जो सोर्स होते हैं उसमें जो है मीट जैसे हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, उसमें जो है ये विटामिन बी 12 जो है पाए जाते हैं। अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो ये डिसीज का कारण बनते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो है विटामिन बी 9। ये इसकी जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसके कारण भी जो है क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो है कारण बनते हैं। कैसे देखेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम, ये कह रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पालक से, मेथी से और ब्रोकली से जो है ये प्राप्त होते हैं विटामिन बी 9। ये तो फैक्टर हो गए जिनके कारण जो है, या कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण जो है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो है कारण बनते हैं। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है इसके पैथोफिजियोलॉजी, या इसी को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग जो है। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है, रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है, इसके बारे में ये दोनों ही वर्ड जो है इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम लोग जो है सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इस डिसीज को जो है शुरू करते हैं। वो फैक्टर होते हैं विटामिन बी 12, जिसको कोबालामिन कहते हैं, और दूसरा होता है विटामिन बी 9, जिसको हम लोग जो है फोलिक एसिड कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो फैक्टर होते हैं जब हम इसको इटियोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे ये जो फैक्टर होते हैं वो डिसीज का कारण बनते हैं। लेकिन जब इसी फैक्टर को हम लोग जब पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये फैक्टर जो होते हैं वो डिसीज को जो है शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट की बात करेंगे वो है विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, या कह सकते हैं कि विटामिन बी 12 के जो डिफिशियंसी हो रहा है उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है ये विटामिन जो है रोग को शुरू करता है, या इस विटामिन से जो है, या इस विटामिन की कमी से कैसे रोग जो है स्टार्ट होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके बारे में पढ़ेंगे।
और बात करेंगे, देखेंगे कह रहा है कि सेवरल स्टेप, ये कह रहा है कि विभिन्न स्टेप वर्क टुगेदर फॉर विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है कि जो विभिन्न स्टेप होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन के लिए। ये कह रहा है कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए विभिन्न स्टेप जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। कौन से होते हैं बात करेंगे, देखेंगे लिखा है कि विटामिन बी 12 इन डाइट। ये कह रहा है कि जो विटामिन बी 12 होता है वो हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है, इज रिलीज इन द स्टमच। ये कह रहा है कि जो विटामिन बी 12 होता है हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है और रिलीज हो जाता है कहाँ पर, इन स्टमच, पेट में। तो क्या होता है, टू बाइंड टू इंट्रेंसिक फैक्टर। ये कह रहा है ये एक इंट्रेंसिक फैक्टर से जो है बाइंड हो जाता है। ये इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होते हैं देखेंगे, प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक पेराइटल सेल। स्टमच में एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, और यही जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल होती है वो इंट्रेंसिक फैक्टर को रिलीज करती है, और इसी फैक्टर से विटामिन बी 12 होता है जो है वो बाइंड हो जाता है। तो क्या करता है, द कॉम्प्लेक्स दस फॉर्म्ड, तो एक कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण करता है। द द कॉम्प्लेक्स दस फॉर्मेट, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका जो है निर्माण हो जाता है या निर्माण करते हैं। तो कैसे होता है देखेंगे, इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे बात करेंगे, इज सॉल्युबल एंड पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द ल्यूमेन। ये कह रहा है ये सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, एंड और पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द ल्यूमेन। ये कह रहा है कि ल्यूमन के द्वारा ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पास हो जाते हैं या उसके पास चले जाते हैं। तो क्या होता है, द टर्मिनल इलियम एब्जॉर्ब, जो टर्मिनल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको इलियम कहते हैं, वहां पर इसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आगे बात करेंगे, लीवर इज द प्राइमरी स्टोरेज साइट फॉर विटामिन बी 12। ये कह रहा है कि जो लीवर होता है वो प्राइमरी मतलब मुख्य स्टोरेज साइट होता है विटामिन बी 12 का। देखिए जब तक इस कहानी को नहीं जानेंगे कि कैसे विटामिन बी 12 रिलीज होता है, कैसे बाइंड होकर कहाँ आता है, कहाँ इसका जो है स्टोरेज होता है, तब तक आप इसके पैथोजेनेसिस को नहीं जान पाएंगे। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। देखें ये होते हमारे डाइटरी, जिसमें यानी कि भोजन है जिसमें विटामिन बी 12 प्रेजेंट होता है। हमने बताया कि किस प्रकार के भोजन में जो है विटामिन बी 12 मिलता है। तो ये जैसे आता है हमारा स्टमच के पास, तो स्टमच में ये रिलीज हो जाता है विटामिन बी 12, और इसी स्टमच में प्रेजेंट होते हैं पेराइटल सेल, राइट। ये पेराइटल सेल जो होते हैं एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिलीज करते हैं। हमको सिर्फ यहाँ मतलब है इंट्रिंसिक फैक्टर से। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन बी 12 से बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स। और फिर ये ल्यूमन, ल्यूमन का मतलब होता है गुहा, यानी कि इस आहार नाल की गुहा से होता हुआ ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल तक। टर्मिनल का मतलब होता है छोर, और ये जो छोर होता है उसको हम कहते हैं इलियम। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आहार नाल की गुहा से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल तक यानी इलियम तक जो है चला आता है, और इसी इलियम में जो है इस कॉम्प्लेक्स का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो विटामिन बी 12 है वो चला जाता है लीवर के पास, यानी इस विटामिन बी 12 को जो है लीवर में जो है स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया यहाँ तक पैराग्राफ के द्वारा और डायग्राम के द्वारा। आगे बात करते हैं इसमें हम लोग जो है अब
विटामिन बी 12 डिफिशियंसी डेवलप ड्यू टू, ये कह रहा है कि जो विटामिन बी 12 की जो डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, किसके कारण जो है डेवलप होती है, किसके कारण जो है विकसित होती है, बात करेंगे द लैक ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रेंसिंग फैक्टर। ये कह रहा है कि जो गैस्ट्रिक इंट्रेंसिंग फैक्टर होते हैं उसकी कमी से इसके कारण जो है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी जो है विकसित होती है। और क्या, OR या गैस्ट्रिक पेराइटल सेल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रेंसिंग फैक्टर इन सफिशिएंट अमाउंट। ये कह रहा है कि जो गैस्ट्रिक इंट्रेंसिंग जो फैक्टर हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में निकल रहे हैं उनका प्रोडक्शन जो है स्टॉप हो जाए तो उसके कारण भी जो है विटामिन बी 12 की जो है डिफिशियंसी जो है विकसित हो जाती है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। ये किसके कारण होता है, ये इसका प्रोडक्शन किसके कारण जो है बंद हो सकता है? काजेज, हम कारणों की बात करेंगे। सम एंटीबायोटिक मतलब कुछ एंटीबायोटिक के कारण, ऑटो इम्यून डिसीज के कारण और गैस्ट्रिक एट्रोपी के कारण जो होता है, ये जो गैस्ट्रिक इंट्रेंसिंग फैक्टर होते हैं उनकी कमी हो जाती है। और भी होते हैं, कारण होते हैं, हमने सिर्फ मुख्य कारणों के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ये तो बात हो गई जो है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में, और हमने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है। तो कारण भी बता देते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है इस पेराइटल सेल में, तो ये पेराइटल सेल जो है निकालती है इंट्रेंसिंग फैक्टर। अगर ये इंट्रेंसिंग फैक्टर की कमी हो जाएगी तो विटामिन बी 12 इस इंट्रेंसिंग फैक्टर से नहीं बच पाएगा। जब नहीं बच पाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, तब वो जो है यहाँ उसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और विटामिन बी 12 में इसका स्टोरेज नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो जानते हैं कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगी। ये तो बात हो गई इस विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के बारे में और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो है फोलिक एसिड, जिसको कहते हैं विटामिन बी 9 डिफिशियंसी, और बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। कैसे होता है देखेंगे। फोलिक एसिड डिफिशियंसी एराइज, ये कह रहा है कि फोलिक एसिड की जो डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, एराइज उत्पन्न होती है ड्यू टू मतलब किसके कारण जो है विटामिन बी 9 की कमी जो है उत्पन्न होती है। बात करेंगे लैक ऑफ फोलिक एसिड और डिसीज डिओडिनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम। ये कह रहा है कि अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए या कोई डिसीज उत्पन्न हो जाए, कहां पर? डिओडिनम, ये देखिए यहाँ पर डिओडिनम पार्ट में, आहार नाल का ये पार्ट होता है डिओडिनम में, और जो प्रॉक्सिमल जेजुनम होता है, समीपस्थ जो जेजुनम भाग होता है ये वाला, अगर यहाँ पर कोई डिसीज जो है उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं साइट ऑफ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये ऐसे साइट होती हैं जहां फोलिक एसिड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इस साइट पर कोई डिसीज हो जाती है तो फोलिक एसिड की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाएगी। और क्या हो सकता है देखेंगे, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, अगर कोई फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, एग्जाम्पल में मीथोट्रेक्सेट, ये एक मेडिसिन होती है, इसका क्या काम होता है देखेंगे, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, जिसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। मीथोट्रेक्सेट का ये एक एंटागोनिस्ट होती है। तो क्या होता है, आल्सो इंटरफेयर विथ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, ये एक मेडिसिन क्या करती है, फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में जो है बाधा उत्पन्न करती है। इंटरफेयर का मतलब होता है बाधा, यानी ये जो एंटागोनिस्ट होती है, जो मेडिसिन होती है मीथोट्रेक्सेट, ये फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में जो है बाधा उत्पन्न कर देती है। इससे क्या हो जाता है, फोलिक एसिड की जो है कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।